तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बेहतरीन स्पेशल टॉपिक दैट इज एरीन सब्स्टिट्यूशन, मतलब एरीन प्रतिस्थापन। इसके संबंध में कुछ बातें करेंगे, जिसमें नाम लिखते समय जो हम कुछ टर्मिनोलॉजी आगे प्रीफिक्स के फॉर्म में लगाते हैं, नाम लिखते समय आगे जो प्रीफिक्स के फॉर्म में लगाते हैं उसमें कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब है और उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के कि सर इप्सो कार्बन क्या होता है, मेसो कार्बन क्या होता है, तो उसके भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। क्या डिस्कस करने का पॉइंट है आज का जो पॉइंट है वो है एरीन सब्स्टिट्यूशन, मतलब एरीन मतलब बेंजीन या एरोमेटिक रिंग, इट मे बी नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, किसी भी रिंग पर हो सकता है, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए ना। तो उस पर प्रतिस्थापन के लिए कौन कौन से टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो देख रहे हैं। तो पहला तरीका हम लोग यूज़ करेंगे आर्थो मेटा पैरा, आई थिंक ये पता ही है आपको, कई बार सुना भी होगा आपने। दूसरा हम यूज़ करेंगे इप्सो, मेसो और पेरी सब्स्टिट्यूशंस। और तीसरा जो बहुत अच्छा टॉपिक है वो है साइन और टेले सब्स्टिट्यूशंस। तो लेट वी स्टार्ट इट। अब सबसे पहले देखते हैं आर्थो मेटा और पैरा प्रतिस्थापन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, आर्थो मेटा और पैरा। तो एक आर्थो मेटा पैरा का एज इट इज़ केमिस्ट्री में कई जगहों पर आएगा, जैसे ऑक्सो एसिड्स में अगर आप देखें तो वहाँ आता है आर्थो फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड भी आता है ना। तो वो टर्मिनोलॉजी दूसरी है या उसका सेंस कुछ और है, ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। हाँ, जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम स्पेलिंग्स और सेम वर्ड्स हैं, है ना, लेकिन उनका मीनिंग अलग है कुछ। तो ये केवल एरीन सब्स्टिट्यूशन के संबंध में है, ये केवल और केवल बेंजीन प्रतिस्थापन या एरीन पर जो प्रतिस्थापन हो रहा है उसी के संबंध में ये बात है। इसको आप ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स के टर्म में नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं, ये तो 3 टर्म है आर्थो मेटा पैरा, ये ग्रीक वर्ड है। आर्थो का जो इनिशियल टर्म था, जो इसकी मीनिंग होती है ग्रीक भाषा में जो मीनिंग होती है, आर्थो का मतलब होता है करेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट कह सकते हैं। मेटा का मतलब होता है फॉलोइंग है ना, फॉलो करना है, आगे पीछे। पैरा का मतलब होता है सिमिलर, सेम पोजीशन या सिमिलर पोजीशन। ये इसका मतलब एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग है, क्लियर। लेकिन जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है ना, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, उसने इसको थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई किया। ये अप्रॉक्सीमेटली 1879 की बात है। तो इसने ये क्लैरिफाई किया कि आर्थो मेटा पैरा जो है वो बेंजीन पर जब आप डाई सब्स्टिट्यूशन होगा, डाई सब्स्टिट्यूशन मतलब द्विप्रतिस्थापन जो होगा, तो वहाँ पर आप ये प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे आर्थो मेटा और पैरा। सिंबल फॉर्म में ये O लिखा जाता है, ये M लिखा जाता है और ये P लिखा जाता है, ठीक है। तो जो आर्थो पोजीशन है वो बेंजीन रिंग पर जब दो प्रतिस्थापन हो, 2 प्रतिस्थापी समूह लगे हुए H को हटा करके, तो उसके बेस पर आर्थो। अब ये कौन सी पोजीशन होती है, ये 1-2 होती है, जस्ट एडजेसेंट पोजीशन। दोनों प्रतिस्थापी समूह अगर अगल बगल लगे हैं, 1-2 पोजीशन है, तो आप प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करोगे, आर्थो, ठीक। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक। जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब ये है, जैसे 2 प्रतिस्थापी समूह OH भी लगा है, NO2 भी लगा है, तो 1-2 हो गया। अब आप चाहे NO2 यहाँ लगाओ चाहे N वहाँ लगाओ। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर देने के लिए क्या लिखेंगे हम, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या लिखेंगे बेटा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। या अब OH और NO2 में क्या है, ये क्रियात्मक समूह और ये प्रतिस्थापी समूह, तो नाम क्या लिखेंगे, नंबर 1 कार्बन ये होगा, नंबर 2 ये होगा, तो नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल, क्लियर। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल या 2 नाइट्रोफिनॉल। मेटा पोजीशन, मेटा के लिए क्या यूज़ करेंगे, कब, जब 1-3 होगा। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 1879 में जो डिस्कस की गई थी कि बेंजीन पर अगर द्विप्रतिस्थापी समूह, तो उसी के लिए कब आर्थो, कब मेटा और कब पैरा लगाएंगे, तो ये हो गया। अब पैरा की पोजीशन, मेटा की पोजीशन क्या होगी, मेटा की पोजीशन 1-3 वाली है। अब जैसे लगा है OH, यहाँ लगा दो NO2, अब NO2 यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ बेटा चाहे यहाँ लगाओ, इधर यहाँ लगाओगे तो 1-2-3, इधर लगा है 1-2-3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये चीज़ ध्यान रखिए, मेटा पोजीशन जो है 1-3 के लिए है, तो इसका मतलब जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा वो नंबर 1 असाइन होगा, और जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप होगा मतलब लोअर प्रायोरिटी वाला या कह सकते हैं अगला जो प्रतिस्थापी समूह होगा वो पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा। पोजीशन नंबर 3 आप ये भी ले सकते हैं, इधर से काउंट अगर करें और इधर से काउंट करें तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, डाई सब्स्टिट्यूशन, जब द्विप्रतिस्थापन हो रहा है बेंजीन रिंग पर तब,
तो ये मेटा नाइट्रोफिनॉल या इसको कह सकते हैं 3 नाइट्रोफिनॉल, ये दोनों आईपीएसी नॉमेनक्लेचर हैं। एक और देख लो, पैरा। पैरा के लिए कब इस्तेमाल करते हैं हम? 1,4। तो पहले और चौथे पर लगाओ, पहले और चौथे पर लगाओ। तो एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, जैसे OH लगा है और ये चौथा तो एक ही प्लेस होगा, इधर से काउंट करो तब भी यही स्थान आएगा, इधर से काउंट तब भी यही स्थान आएगा। तो ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो गया? पैरा नाइट्रोफिनॉल, या इसको बोलेंगे 4 नाइट्रोफिनॉल। समझ में आई बात बेटा? दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल। ये डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए है आर्थो, मेटा और पैरा प्रतिस्थापित समूह। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर ये है, यहाँ कोई प्रतिस्थापित समूह लगा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। तो पोजीशन नंबर 2 और 6 ये दोनों पोजीशन क्या हैं? ये पोजीशन है आर्थो। क्या है बेटा? पोजीशन नंबर 2 और 6 क्या है? आर्थो। पोजीशन नंबर 3 और 5 मतलब ये और ये क्या है? मेटा। तो ये हो गया मेटा। पोजीशन नंबर 4 क्या है? पैरा। तो ये 4 वाला पोजीशन पैरा है। तो आर्थो, मेटा और पैरा का जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, इप्सो, मेजो और पेरी। जो ये है इप्सो, मेजो और पेरी। क्लियर? तो इप्सो, मेजो और पेरी का कोई एज इट इज़ टर्मिनोलॉजी का मीनिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, जैसे आर्थो, मेटा और पैरा का वर्ड मीनिंग बताया, देयर इज नो वर्ड मीनिंग। ये केवल सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं प्लेस सब्स्टिट्यूएंट के लिए। बेंजीन रिंग या एरीन सब्स्टिट्यूशन पर जो प्लेस होता है उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होते हैं। एक बड़ी बात है, ये प्रतिस्थापन के लिए इस्तेमाल होता है और ये कार्बन असाइन होता है। कौन सा कार्बन है देखो ज़रा कैसे। तो सबसे पहले बता रहे हैं हम आपको इप्सो, वैसे इसी पर बेस्ड होता है इप्सो इफेक्ट। इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे हम आगे। अभी हम सिर्फ पोजीशन और जो पोजीशन का नॉमेनक्लेचर है वही बताना चाहते हैं। तो इप्सो नॉमेनक्लेचर या इप्सो इफेक्ट कह सकते हैं। तो इप्सो नॉमेनक्लेचर देखो क्या है, ये बेंजीन रिंग, ठीक। अब इसमें ये जो प्रतिस्थापन हुआ है, अभी तो सारे कार्बन हाइड्रोजन समतल ही हैं, सारे कार्बन हाइड्रोजन सेम नेचर के हैं। अब इससे जुड़ा जो बॉन्ड है कहीं भी लगा दो, X लगा दिया, यहाँ लगा दोगे तो नंबर 1 ये हो जाएगा, यहाँ कहीं भी लगा दोगे तो मोनो प्रतिस्थापन में आप जानते हैं जहाँ भी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन के अलावा मतलब CH3 हो सकता है, OH हो सकता है, X हो सकता है हेलोजन, या कोई और ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी आ जाए, मतलब हाइड्रोजन के अलावा होना चाहिए। तो वो जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन अटैच कार्बन है, दैट कार्बन इज नोन एज इप्सो कार्बन। क्या कार्बन है ये? इप्सो कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इप्सो कार्बन। अब अगर किसी रिएक्शन में मान लो इस X को हटाकर कुछ लगाया गया है, जैसे डाउ प्रोसेस में आप क्या बनाते हैं? फिनॉल बनाते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं Cl। क्या लगाते हैं? Cl, और OH लगाना होता है यहाँ पर, फिनॉल बनाना है। तो आप क्या करते हैं? लगभग 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, 200 ATM का प्रेशर लेते हैं, इतना होता है, और डाइल्यूट लगभग अप्रॉक्स 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। डाउ प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको। तो वहाँ क्या होता है, इस Cl माइनस का सब्स्टिट्यूशन OH से हो जाता है। आप जानते हैं OH, ये Cl आसानी से तो हटता नहीं है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये जो प्रतिस्थापन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? इप्सो कार्बन पे हुआ है ना। ये प्रतिस्थापन कहाँ हुआ है? जैसे Cl से OH जो आया वो कहाँ हुआ है? इप्सो वाले कार्बन पर। इसी कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? इप्सो कार्बन। तो इस सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे हम? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ऐसे और भी डेराइव्ड कंपाउंड होते हैं, और भी कैटेगरी होती है इप्सो प्रतिस्थापन की। तो ये मतलब जिस कार्बन पर प्रतिस्थापित समूह लगा है उसी की जगह पर अगर हम प्रतिस्थापन करते हैं तो वो इप्सो प्रतिस्थापन कहलाता है। दूसरी कैटेगरी में देखो, तो ये कार्बन हो गया इप्सो कार्बन, और अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अब इप्सो कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो ये भी sp2। अब बेंजीन रिंग में अगर आप बात करेंगे तो सारे के सारे कार्बन क्या होंगे? sp2 होंगे। सारे के सारे कार्बन क्या होंगे बेटा? sp2। तो इप्सो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। दूसरा देखो मेजो क्या होता है? जो बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन, दैट कार्बन इज नोन एज मेजो कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन इज नोन एज
मेसोकार्बन। क्लियर? बेंजाइलिक कार्बन क्या है? बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन होगा, ये बेंजीन हो गया, इससे जुड़ा कार्बन ये है, तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन, दैट कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन होता है, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन। अब इस बेंजाइलिक कार्बन पर अगर प्रतिस्थापन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम बेंजाइलिक, या दैट मीन्स मेसो सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो, जैसे मान लो ये बेंजीन अब इस तरह से है, तो यहाँ पर H था, मान लो ये H था, जैसे ये कार्बन हुआ ना, और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो अब इस H को हटा करके, इस H को हटा करके हमने लगा दिया X। इस H को हटा करके रिएक्शन के थ्रू हमने लगा दिया X, इस H की जगह पर हमने लगा दिया X, ये लगा दिया X। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये किस कार्बन पे हुआ है? दैट कार्बन इज नोन एज मेसोकार्बन। ये मेसोकार्बन है, तो सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? मेसो सब्स्टिट्यूशन। कैसा होगा बेटा? मेसो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेसो प्रतिस्थापन, मेसो, MESO, मेसो। क्लियर? तो ये मेसो सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर? मेसो टर्म वैसे आइसोमेरिज्म में भी आता है, मेसो टार्टरिक एसिड, तो वो एक दूसरा रेफरेंस है मेसो टर्म का। इसका मतलब यहाँ है कि बेंजाइलिक कार्बन पर, बेंजाइलिक कार्बन, दैट कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक कार्बन। और जैसे बेंजिल होता है ना, ऐसे देखो, ये ग्रुप बता चुके हैं आपको, ये जो ग्रुप होता है ये क्या कहलाता है? बेंजिल। जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, वैसे ये इतना स्केलेटन क्या कहलाता है? बेंजिल। तो अगर यहाँ प्रतिस्थापन हो, बेंजीन से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन को हटा करके कुछ प्रतिस्थापित समूह लगेगा, तो वो कहलाएगा मेसो। मेसो लगेगा तो मेसो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक और देखो, पेरी जो है, इट इज़ स्पेशली फॉर नेफ्थलीन। ये ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है? नेफ्थलीन के लिए, नेफ्थलीन के लिए। और पोजीशन नंबर कौन सी? 1 और 8, पहली और 8वीं पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो पेरी सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। इन द केस ऑफ नेफ्थलीन, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ कर गए हैं, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ कर गए हैं द 2 प्लेसेस, तो ये हो गया नेफ्थलीन। अगर इसकी नंबरिंग करनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो पोजीशन है 1 के रेस्पेक्ट में, ये पोजीशन कौन सी है? पेरी, ठीक। या अगर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखना है 8 और ये 9th और 10th, तो चूंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए काउंटिंग हम सिर्फ ये कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन वाले को करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 और 8 पर अगर प्रतिस्थापन होगा तो कहलाएगा पेरी सब्स्टिट्यूशन, या पेरी सब्स्टिट्यूशन या पेरी प्रतिस्थापन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लगा है, ये है नेफ्थलीन, अब यहाँ पर लगा है OH, यहाँ पर भी कुछ हटा के लगाना चाहते हैं, यहाँ H हटा करके कुछ X लगाना चाहते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? पेरी सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा बेटा? पेरी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये था इप्सो सब्स्टिट्यूशन, मेसो सब्स्टिट्यूशन और पेरी सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में, मेसो इफेक्ट के बारे में डिटेल में पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल नॉमेनक्लेचर में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सिर्फ हम वो बता रहे थे। तो इप्सो, मेसो और पेरी। अब अगला पार्ट देखो, अब एक और टॉपिक है, वो है साइन और टेले सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ देखो क्या होती हैं। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम ले लें, यहाँ हम प्रतिस्थापन करा रहे हैं, ठीक है, और ये हमने जो लिया है एग्जांपल वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस कार्बन पर लगा हुआ है H और एक कार्बन पर लगा हुआ है X, ठीक है बेटा। इस X को हम प्रतिस्थापित कराना चाहते हैं, इसी को हम सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो इसी नेचर का होगा। प्रतिस्थापन में आप जानते हैं जिस नेचर का सब्स्टिट्यूएंट होता है उसी नेचर का सब्स्टिट्यूटेड भी होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दोनों सेम नेचर के होते हैं, मतलब अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल दोनों फ्री रेडिकल। तो जिस नेचर का X होगा उसी नेचर का अगला वाला जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो भी आएगा। अब देखो ज़रा, इसको हम सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, इस X को सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं किसके थ्रू? Y के थ्रू, और यहाँ से X हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन है ये हम देख ले रहे हैं, और एक उसी तरह का एक ये भी कि Y हम लगाना चाहते हैं, X को हटा रहे हैं। अब इस कंपाउंड में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड हम दिख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं आपको, उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, दो तरह की पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जहाँ X लगा है Y वहीं आ जाए, जहाँ X लगा है Y वहीं आ जाए। तो अब देखो क्या बनेगा, जहाँ X लगा है और Y वहीं आ जाता है,
तो ये हो गया A, ये B, ये हो गया Y, ये हो गया H, और ये एक कंडीशन तो ये हो सकती है बेटा, क्लियर। जहाँ X लगा था वहीं क्या हो गया, उसी कार्बन पे Y आ गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जहाँ X लगा है उसके एडजेसेंट कार्बन पर Y चला जाए, मतलब ये जहाँ X लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या हो जाए, Y, तो Y यहाँ आ गया और H यहाँ हो गया। ड्यू टू स्टेबिलिटी, वो रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, इसके बीच में स्टेबिलिटी के कारण ये शिफ्टिंग हुई यहाँ पर कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन या ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन ऐसा कुछ बनना था, जिसके कारण जहाँ से X हटा है उसके बगल वाले कार्बन पर Y का प्रतिस्थापन हुआ है। ये एक केस। दूसरा केस ये कि जहाँ पर X लगा था वहीं पर Y आया है, जिस कार्बन से X लगा हुआ था उसी कार्बन पर Y प्रतिस्थापन हो गया है, क्लियर। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला एडजेसेंट कार्बन वाला, ये कहलाता है साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है बेटा, साइन। जिस कार्बन पे है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर प्रतिस्थापन होता है तो उस प्रतिस्थापन को हम कहेंगे साइन प्रतिस्थापन या साइन सब्स्टिट्यूशन। उसी कार्बन पर, सेम कार्बन पर प्रतिस्थापन अगर होगा तो कहलाएगा टेले सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो साइन सब्स्टिट्यूशन है और ये वाला टेले सब्स्टिट्यूशन है। तो एडजेसेंट कार्बन पर अगर होगा तो साइन सब्स्टिट्यूशन होगा, सेम कार्बन पर प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन होगा तो कहलाएगा टेले सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात। तो ये 3 टॉपिक आज डिस्कस किए इसके अंतर्गत। पहला था आर्थो, मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूशन 1, 2, 1, 3, 1, 4, और दूसरा था इप्सो, मेजो एंड पेरी। तो तीनों बातें डिस्कस की। और तीसरा जो टॉपिक था वो था साइन और टेले सब्स्टिट्यूशन। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो और भी कोई टॉपिक अगर हैं आपके पास जिसमें ऑर्गेनिक से रिलेटेड, अभी तो सीरीज़ वही चल रही है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टाइम के साथ उसका पार्ट आपको डिस्कस करके वीडियो में बना दिया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।